नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक खास नाम, जिसने लिखी दोस्ती, दुश्मनी और धोखे की नई परिभाषा, जिसने कभी किया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ काम, लेकिन फिर डॉन के करोड़ों का सोना लेकर हो गया फरार। खून से लिखी गई थी उसकी दास्तान। लोखंडवाला एनकाउंटर में बराबर हुआ उसका हिसाब। ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन माया डॉलर्स की। मुंबई में गैंग वॉर की खौफनाक वारदात। माया डोल्स की गोलियों से लिखी गई दास्तां। सोने की लूट, मौत की छूट। धोखेबाज डॉन का एनकाउंटर। डी कंपनी से दगाबाजी, जान पर भारी। क्या है लोखंडवाला शूटआउट का सच? मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई कहानियां बनी और बिगड़ी। अंडरवर्ल्ड हमेशा से ही खून, धोखे और गैंग वॉर का गवाह बना, लेकिन 90 के दशक में एक नाम ऐसा था जिसने खुद दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को चुनौती दे डाली। इस डॉन का नाम था माया डोल्स। मुंबई के साइन कोलीवाड़ा में 15 नवंबर 1966 को जन्मा महेंद्र डोल्स नाम का ये लड़का जल्द ही क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा और आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में माया डोल्स के नाम से जाना जाने लगा। 1982 में ITI करने के दौरान वो क्राइम की दुनिया में आ गया। पहले अरुण गवली गैंग, फिर अशोक जोशी गैंग और आखिर में डी कंपनी में एंट्री ले ली। लेकिन जब कोई अपने ही आका के साथ गद्दारी करता है तो उसका अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। माया डोल्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन माया की कहानी सिर्फ गैंग वॉर की नहीं, बल्कि ये बदले की कहानी भी थी। साल 1982-83 में मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में बिल्डिंग बनने का काम शुरू हुआ था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को पास ही के प्रतीक्षा नगर इलाके में शिफ्ट किया गया था। बताया जाता है कि उन दिनों प्रतीक्षा नगर में सुरेश बोरे एलियस चाटी भाई का काफी दबदबा था। वो लोकल दादा हुआ करता था वहां पे। सूत्रों के मुताबिक माया डोलस का इसी चाटी भाई के साथ किसी बात को लेके झगड़ा हो गया, जिसके बाद महेश बोरे एलियस चाटी भाई ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर माया डोलस की बुरी तरह पिटाई कर दी। चूंकि माया डोलस उस समय नया नया प्रतीक्षा नगर में आया था, इसीलिए माया डोलस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। क्राइम के शौकीन माया डोल्स को संजय दत्त की फिल्म का गाना इतना पसंद था कि एक बार में उसने और इस दिल में क्या रखा है को करीब 10 बार प्ले करवाया। वहां मौजूद लोग इस बात से इतना खफा हुए कि उसकी पिटाई तक कर दी, जिसके बाद डोल्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। पहले अरुण गवली गैंग, फिर अशोक जोशी गैंग और आखिर में डी कंपनी का हिस्सा बनने वाला माया डोल्स 6 साल तक अपने दुश्मन सुरेश बोरे चाटी भाई के पीछे भागता रहा। माया ने 6 साल तक इस अपमान को याद रखा और बदला लेने का इंतजार करता रहा। 1989 में
उसे खबर मिली थी कि चाटी भाई परेल के KEM अस्पताल में गैंगस्टर दीपक आम्बेडकर के से मिलने आता है। माया ने अपने गुर्गे के साथ वहां धावा बोल दिया और गोलियों की बौछार कर दी और आखिरकार उसने अपना बदला ले ही लिया। दिसंबर 1988 में पनवेल हाईवे पर गैंगस्टर अशोक जोशी की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि जिस दौरान अशोक जोशी की कई गोलियां मारकर हत्या की गई थी, उससे करीब 1.5 महीना पहले ही माया डोलस और दिलीप बुआ अशोक जोशी गैंग छोड़कर दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में शामिल हो चुके थे और यही कारण था कि माया डोलस और दिलीप बुआ बच गए। माया डोल्स और दिलीप बुआ छोटा राजन के संपर्क में थे और इसी के चलते उसे दाऊद की डी कंपनी में जगह मिल गई थी। धीरे धीरे माया डोल्स ने अपनी अलग पहचान बना ली, लेकिन माया अपनी मनमानी के लिए मशहूर था। बताया जाता है कि अशोक जोशी गैंग को खत्म करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने माया डोल्स को आदेश दिया था। माया डोल्स को पता चल गया था कि अशोक जोशी गैंग के लोग भांडुप में गणेश विसर्जन में मौजूद हैं, जिसके बाद उसने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में अशोक जोशी के 10 गुर्गों समेत 5 आम नागरिकों की भी गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद माया डोल्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पेशी पर जाते वक्त वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस खासी एक्टिव हो गई और वो माया डोलस की तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी करने लगी। मुंबई पुलिस से बचने के लिए माया डोलस मुंबई में ही कहीं जाकर छिप गया, लेकिन जिस जगह वो छिपा था उस जगह उसके गुर्गों ने बताया कि शुरुआती दिनों में जिस प्रतीक्षा नगर में सुरेश बोरे एलियस चाटी भाई ने माया डोलस को पीटा था, वही सुरेश बोरे एलियस चाटी भाई परेल इलाके के एक गैंगस्टर जिसका नाम दीपक आम्बेडकर था, उसके घर पर छुपा हुआ है। जिसके बाद माया डोलस ने अपने गुर्गों को चाटी भाई की पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया ताकि 6 साल पुराना अपना बदला चाटी भाई की हत्या करके लिया जा सके। इसके बाद माया डोल्स ने डी कंपनी से अलग होने का मन बना लिया, लेकिन इससे पहले कि माया डोल्स डी कंपनी से अलग होता, इससे पहले दाऊद के पास सोने की तस्करी के 3 कंसाइनमेंट मुंबई पोर्ट पर आने वाले थे। दाऊद ने इसकी जिम्मेदारी माया डोल्स को दी, लेकिन माया डोल्स के दिमाग में कुछ और ही नहीं चल रहा था। उसने दाऊद पर 1 करोड़ 20 लाख का सोना लूट लिया था, जिससे दाऊद बौखला गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि दाऊद ने कई बार माया डोल्स से सोने के उस कंसाइनमेंट को वापस देने की बात कही, लेकिन माया डोल्स ने कभी भी उस कंसाइनमेंट को दाऊद तक वापस नहीं लाया। इसके बाद दाऊद को लगा कि अगर माया डोल्स को रोका नहीं गया तो माया डोल्स उसके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। इस घटना के बाद माया डोलस अपने साथियों के साथ बांद्रा पहुंचा। बांद्रा में उसने एक पंजाबी बिल्डर को फिरौती के लिए धमकाना शुरू कर दिया। बार बार माया डोलस की धमकियों से परेशान होकर उस पंजाबी बिल्डर ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद उस पंजाबी बिल्डर ने किसी तरीके से डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट किया और दाऊद इब्राहिम को कहा कि आपका आदमी बार बार मुझे फिरौती के लिए धमकियां दे रहा है, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट मैं आपको ही फिरौती दे दिया करूं। आप माया डोलस से कहिए कि वो मुझे फोन कर परेशान ना करे। बताया जाता है कि इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने माया डोलस को कॉल करके उस पंजाबी बिल्डर को परेशान ना करने की बात कही थी। दाऊद इब्राहिम के इस फोन से माया डोलस बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि जानकारों की अगर बात माने तो इससे पहले भी दाऊद इब्राहिम कई बार माया डोलस को इसी तरीके से फोन कर धमकियां ना देने की बात कह चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि माया डोल्स ने दाऊद का करोड़ों का सोना लूटकर उसकी नाराजगी मोल ले ली थी। फिर आया 16 नवंबर 1991 का वो दिन जब मुंबई पुलिस ने डीसीपी आफ्ताब अहमद खान को एक इनपुट मिला। माया डोल्स अपने साथियों के साथ लोखंडवाला के स्वामी समर्थ नगर में छिपा है। मुंबई पुलिस ने स्वाति बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। माया और उसके साथी भारी हथियारों से लैस थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। लोखंडवाला के एक फ्लैट में पुलिस ने एनकाउंटर कर माया डोल्स और उसके साथियों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस को फ्लैट से कई हथियार और 75 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जो कहा जाता है कि दाऊद के लूटे हुए सोने से खरीदा गया था।
माया डोल्स की कहानी अंडरवर्ल्ड में बगावत करने वालों के लिए एक सीख बन गई। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जिसने भी दाऊद से गद्दारी की, उसकी कहानी हमेशा खून से लिखी गई। माया डोल्स का नाम अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गया। लेकिन लोखंडवाला शूटआउट ने साबित कर दिया कि अगर कोई अंडरवर्ल्ड का नियम तोड़ता है तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होता है, और वो है मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सावधान, महाराष्ट्र के पुणे के सबसे व्यस्त बस डिपो के आसपास घूम रहे हैं भांति भांति के शैतान। बस से यात्रा करने वाली महिलाओं और लड़कियों पर है इनकी शैतानी नजर। सतारा जिले के फलटण के लिए बस का इंतजार कर रही महिला पर पड़ी उस शैतान की नजर। दीदी बोलकर महिला को अपने जाल में फंसाया, फिर 26 साल की उस महिला को बनाया हवस का शिकार, लेकिन तीसरी आंख से बच नहीं सका। शैतान कैमरे में कैद हो गई उस दरिंदगी की पूरी दास्तान। शैतान की शर्मनाक करतूत से फैल गई सनसनी। शैतान ने दीदी बोलकर बस में की दरिंदगी। दरिंदगी करने वाला शैतान निकला हिस्ट्री शीटर। दिल को झकझोर देने वाले इस खौफनाक वारदात की खबर फैलते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर हजारों की भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैवान स्टैंड पर खड़ी बस में कोई घिनौनी वारदात को अंजाम दे कैसे सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के स्वारगेट बस डिपो परिसर में MSRTC की बस में 26 साल की लड़की से हुई दरिंदगी ने सबको चौंका दिया, हिला दिया। बताया गया कि आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े पहले पीड़ित के पास पहुंचा और उसे दीदी कह के बुलाया। फिर पीड़ित को यह कह के गुमराह किया कि उसकी बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। उसे डिपो में खड़ी राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस में चढ़ने को कहा। लड़की उसकी बातों में आ गई और उसने वहां तक चली गई जहां सुनसान जगह पर खड़ी एक बस में लड़की को अंदर बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी अंदर घुस गया। इसके बाद उसने लड़की के साथ दरिंदगी की और मौके से फरार हो गया। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी। तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। इसने उसकी पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहां पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है। तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहां पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है। तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है। तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहां पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला। तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। पीड़ित ने अपने दोस्त को पूरे वारदात की जानकारी दी। अपने साथी के कहने पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाला तो पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लगा। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित के साथ
वो शैतान नजर आया। इसके बाद पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दत्तादे रामदास गाड़े एक सीरियल अपराधी है। उस पर चोरी, डकैती और चैन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। बताया गया कि गाड़े साल 2019 से एक आपराधिक मामले में जमानत पर बाहर आया था। वहीं पिछले साल गाड़े के खिलाफ पुणे में चोरी का मामला दर्ज किया गया और उसे पुलिस थाने भी बुलाया गया। अब उस शैतान को पकड़ने के लिए 13 टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके। उसका एज है 36 से 37 के हिसाब से। हाँ, जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी वहाँ रहती है। ये अंदर बस डिपो में हुआ है ये सभी इंसिडेंट, तो उनकी सिक्योरिटी भी दैट टाइम क्या कर रही थी ये भी है। और बहुत क्राउडेड एरिया था, लेकिन ये आदमी ने उसके साथ पहचान बढ़ा के अच्छा बोल के उसको साथ में लेके गया था। और बाद में उतरने के बाद भी लड़की कंप्लेंट देने के लिए आई नहीं है, वो सीधा अपने बस में बैठ के जा रही थी। महिला की स्थिति कैसी है अभी अस्पताल में? नाउ शी इज ओके, एब्सोल्युटली ओके। मेंटली भी और फिजिकली भी वो एकदम ठीक है। उसको फिजिकली कोई बाकी असॉल्ट नहीं है। शिवशाही बस में रेप की घटना पर सड़क से लेकर विधानमंडल तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बस और शहर में कई जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए कड़ा विरोध जताया। राज्य में विधानमंडल के बजट सत्र से ठीक पहले पुणे की घटना को लेकर हंगामा किया। सदन में विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे से जो स्वारगेट से जो खबर आ रही है कि एक महिला जो 26 वर्षीय हैं उनके साथ दुराचार किया गया है, उनको अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, वो भी खुलेआम बस डिपो के पास। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय का भी विभाग है। हम देवेंद्र जी से निवेदन करेंगे कि आरोपियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और एक ऐसा संदेश दिया जाए कि किसी की हिम्मत न हो मां बहनों की तरफ आंख उठाकर देखने की। इस बीच मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं परिवहन विभाग मंत्री प्रताप सरनाइक ने मामले को लेकर 23 सुरक्षा गार्ड्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही स्वारगेट के सहायक परिवहन अधीक्षक और बस डिपो मैनेजर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ गार्डों को निलंबित कर देने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? प्रशासन का ये कदम एक दिखावा तो नहीं, क्योंकि अगर ये समस्या पहले से बनी हुई थी तो इसे रोकने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? पुणे की ये घटना अब सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महिलाएं वाकई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पुलिस अधिकारी बनकर राजधानी दिल्ली में घूम रहा है शैतान। लोगों को हनी ट्रिप के झूठे जाल में फंसाकर कर रहा था परेशान। सीधे साधे लोगों को छापेमारी का डर दिखाकर कर रहा था मोटी कमाई। हनी ट्रैप रैकेट की खबर फैलते ही शहर में फैल गई सनसनी। आप भी हो जाएं सावधान, एक गलती पड़ सकती है आप पर भारी। सावधान, राजधानी दिल्ली में घूम रहा है शैतान। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बनाता था शिकार।
हनी ट्रैप के जरिए भोले भाले लोगों से करता था ठगी। फर्जी पुलिस बनकर लोगों को करता था ब्लैकमेल। वीडियो में नकाब से चेहरा ढके इन शातिरों के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इन शैतानों ने अपने शातिराना अंदाज से अब तक कई लोगों को शिकार बनाया। इनकी पूरी कहानी फिल्मी है, क्योंकि किसी बॉलीवुड की फिल्म से प्रभावित होकर ये वारदात को अंजाम देते थे। राजधानी दिल्ली में फैले इस गैंग का उस वक्त भंडाफोड़ हुआ जब पुलिस ने रोहिणी इलाके में एक्टिव एक हनी ट्रैप गैंग के 3 शैतानों को गिरफ्तार किया, जो पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से उगाही किया करते थे। उनके पास से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की फुल वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड और 2 स्कूटी बरामद की गई है। जिला रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ किया है, और जिसमें ये जो पकड़े गए हैं इनका क्या रोल था कि ये मासूम लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, उनको हनी ट्रैप में फंसा करके ये पैसे ऐंठने की कोशिश करते थे। तो स्पेशल स्टाफ की टीम को एक लोकल इन्फॉर्मर से इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ लोग इस तरह से पुलिस की वर्दी में मासूम लोगों से डर के तरीके से रेड मारने के बहाने या और भी कोई बातों को लेकर के पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस तरह से लोकल इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने अपना पहरा लगाया हुआ था, ट्रैप लगा करके। इसमें स्पेशल स्टाफ की जो टीम है रोहिणी की, इसमें एसीपी ईश्वर सिंह जी हैं और इंस्पेक्टर अमित दहिया भी हैं। इनकी टीम ने सब इंस्पेक्टर सुशील, एएसआई रुपेश, सुरेंद्र, रविंदर, हेड कांस्टेबल राकेश, वुमेन हेड कांस्टेबल अनीता, कांस्टेबल विक्की, इनके नेतृत्व में और जिला रोहिणी डिस्ट्रिक्ट पुलिस डीसीपी के नेतृत्व में टीम ने इसके लिए एक ट्रैप लगाया गया जो शमशान घाट रोड विजय विहार के पास था, जहां पे दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस भी है। इसमें क्या हुआ कि जो ये अक्यूज थे ये ग्रे कलर की एक स्कूटी पे जा रहे थे और दिल्ली पुलिस की इन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। रोहिणी की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने सीक्रेट इनपुट के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तभी स्कूटी पर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर ये लोग वहां से गुजरे। पुलिस टीम ने इनको रोका और कुछ सवाल पूछे, लेकिन ये लोग ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाए, जिससे पुलिस का शक गहराया। जांच में पुलिस ने इस हनी ट्रैप रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी का भी खुलासा किया, जो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि ये शातिर सोशल मीडिया के जरिए 50 से 55 साल के ऐसे लोगों को जाल में फंसाते थे जिनकी माली हालत ठीक होती थी। फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज कर टारगेट से संपर्क करते थे, फिर उनके साथ फिजिकली मीटिंग कर हनी ट्रैप में फंसा लेते थे। इसके बाद ये पुलिस वालों की टीम बनकर टारगेट पर छापा मारते और फिर उससे पैसा ऐंठते थे। जो कि एक सब इंस्पेक्टर की थी। इनसे पूछा गया कि ये आप कहाँ पे काम करते हैं, दिल्ली पुलिस में आप कहाँ कार्यरत हैं। ये कोई इसका उचित जवाब नहीं दे पाए, तो इनको फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया। तब इन्होंने बताया कि ये जो वर्दी है ये कहीं और से इन्होंने ले रखी है और ये दिल्ली पुलिस में काम नहीं करते हैं, और इनके पास से दिल्ली पुलिस का नकली आईडी कार्ड भी मिला है जो ये यूज़ करते थे विक्टिम्स, इनोसेंट पर्सन को धमका करके या उनको पैसे लेने के लिए एक्सटॉर्ट करते थे। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के फर्जी पुलिस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ हो, लेकिन ये गिरोह हनी ट्रैप के जरिए भोले भाले लोगों को फंसाने की साजिश रच रहा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीरज, आशीष और योगेश के रूप में सामने आई है। उनकी बातों में काफ़ी इनकंसिस्टेंसी थी, बट थाने में लाने के बाद स्पेशल स्टाफ का जो ऑफिस है वहाँ पे इनको लाया गया और कुल मिलाकर के 3 लोग इसमें अभी अरेस्ट किए गए हैं और इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। ये बेसिकली जो लोग फेसबुक के माध्यम से या कोई और सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी प्रोफाइल को देखते थे और किसी प्रोफाइल में कोई आदमी अगर थोड़ा रिच या अच्छे वेल ऑफ फैमिली से है या थोड़ा ओल्ड एज का है, अकेलापन है उसके पास, उसको हनी ट्रैप में फंसा करके बहला फुसला करके फिर ये कहीं किसी जगह पे कॉमन मिलते थे
पहले उसका ट्रस्ट गेन करते थे और जांचते थे कि ये आदमी पैसा दे सकता है क्या, इतनी पैसे इसकी कैपेसिटी है क्या। उसके बाद ये 2-3 मीटिंग के बाद तीसरी या चौथी मीटिंग में ये कॉम्प्रोमाइजिंग कोई एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते थे, तो ये पुलिस की वर्दी में वहाँ पहुँच करके इनसे पैसे हटने की कोशिश करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी नीरज पहले भी जबरन वसूली के मामलों में शामिल रहा है और हरियाणा में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं योगेश का भी आपराधिक इतिहास सामने आया है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने हनी ट्रैप और फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन मामला सिर्फ 3 आरोपियों तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस गैंग का कोई बड़ा नेटवर्क है? क्या ऐसे और भी गिरोह दिल्ली में सक्रिय हैं? पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है कि नकली पुलिस अधिकारियों से सतर्क रहें और किसी भी तरह का शक होने पर तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार के सहरसा में एक महिला की मौत से मच गई सनसनी। घरेलू विवाद से परेशान महिला ने मौत को लगाया गले। 4 बच्चों की मां ने आखिर क्यों उठाया ऐसा कदम? क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और राज? आइए जानते हैं पूरी दास्तान। महिला की मौत से फैल गई सनसनी। आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम? आत्महत्या या कोई और राज? जी हां, रिश्तों की डोर अब इतनी कमजोर हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर लोग खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। बिहार के सहरसा से काफी चौंकाने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने घरेलू विवाद में खुदकुशी कर ली, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या पारिवारिक विवाद इस हद तक पहुंच गया है कि वो अपनी जान देने को मजबूर हो गई। घटना सहरसा के बनगांव थाना इलाके की है, जहां 27 साल की सपना ने घरेलू विवाद के चलते जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कल भी हम एक्सरे करा के साथ ही गए, सब चीज़ बड़े अच्छा से बातचीत। सुबह में 8 बजे तक सोई थी, हम बोले जब उठो खाना ताना बनाना है, हमको भी जाना है बांस काटने। और कुछ वार्तालाप हुई नहीं, इसके मन में क्या था नहीं था, अब हम तक से क्या बताएं। किसी का मन का बात तो कुछ नहीं। फिर हम नहीं गए बांस काटने, आए तो देखते हैं जो पॉइजन खाई है। फिर आप कहीं चले गए? हम चले गए, जो हम जाते हैं बांस वाले को कह देने के लिए, कोई टाइम लिया था, तो फिर हम आए तो बस 4 बजे तक 3:30 बजे तक इसको दवा के लिए भी बोले कि चलो दवा ले लो, अगर खाई है तो रिक्शा वाले को वापस कर दिया। आप लेकर अस्पताल नहीं आए? तो ये नहीं जाने से आने से, तो वहीं पर ही डॉक्टर सबसे इलाज कराए गाँव में। फिर आप यहाँ कब लाए सदर? यहाँ तो है सामने 6 बजे 5 बजे। कब डेथ की है? डेट कब की है? गांव में इस घटना के बाद लोग सदमे में हैं। गांव वालों का कहना है कि सपना के ससुर होमगार्ड थे। 1 महीने पहले ही उनका निधन हो गया था। परिवार पहले ही मानसिक तनाव में था और अब इस घटना के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही ये बात साफ हो पाएगी कि सपना ने क्यों ऐसा खौफनाक कदम उठाया। ऐसा करते वक्त उसने अपने बच्चों की याद नहीं आई। सवाल ये भी है कि आखिर घरेलू विवाद की वजह से उसने ये कदम उठाया या कोई दूसरी वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।